गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेट एग्जामिनेशन 2013 के पेपर थर्ड को आगे हम लेते हैं और इस पेपर में पूछे गए प्रश्न को वन बाय वन करते जाते हैं। तो डिस्टेंस देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास 2013 सेट लाइफ साइंसेस का थर्ड पेपर जिसमें 75 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ए कोवेलेंट बॉन्ड डेवलप्स व्हेन, ए सहसंयोजी आबंध विकसित होता है जब। तो आप ऑप्शन पढ़ेंगे, आयंस कोलाइड विथ ईच अदर, आयन आपस में टकराते हैं तब। इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू अनदर, इलेक्ट्रॉनों का एक परमाणु से दूसरे परमाणु में स्थानांतरण होता है। दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, दो परमाणुओं के न्यूट्रॉन एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो बिल्कुल आप देखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी बंध दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझा होने से बनता है। तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 की आगे हम बात करते हैं। द 6 मोस्ट कॉमन एटम्स इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर, कार्बनिक अणुओं में सर्वाधिक सामान्य 6 परमाणु होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, कैल्शियम व सल्फर। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम व सल्फर। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस व मैग्नीशियम। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस व सल्फर। तो आप यहाँ पर बिल्कुल आपका आंसर लगाएंगे। अगर हम CHON से याद रखें चार, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और उसके बाद आप फॉस्फोरस और सल्फर भी याद रख लेंगे। तो आप यहाँ पर इसको बना सकते हैं CHONPS। ये जो 6 आपके परमाणु हैं वो कार्बनिक अणुओं में सर्वाधिक सामान्य परमाणु होते हैं। तो बिल्कुल आप यहाँ पर आंसर लगा देंगे, फोर्थ वाला आपका आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कार्यशील समूह शर्कराओं की विशिष्टता होते हैं? सुगर्स आर कैरेक्टराइज बाई हैविंग विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप्स। तो आपको बताना है कि शुगर के अंदर मुख्य रूप से कौन से फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे। तो बिल्कुल आप ऑप्शन में देखिए, कार्बोनिल व हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बोनिल व मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल व अमीनो ग्रुप, सल्फाइड्रिल व फास्फेट ग्रुप। तो यहाँ पर आपके कार्यशील समूह शर्कराओं की विशेषता होते हैं वो हो जाएंगे कार्बोनाइल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये दोनों फंक्शनल ग्रुप शर्कराओं की विशिष्टता होते हैं, स्पेशलिटी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की आगे हम बात करते हैं। कोलेस्ट्रॉल इज ए, कोलेस्ट्रॉल होता है, डाइग्लिसराइड होता है, स्टेरॉइड होता है, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट है। तो बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपका हो जाएगा स्टेरॉइड। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2, कोलेस्ट्रॉल स्टेरॉइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। प्रोटीन अणुओं की अत्यधिक विविधता सामान्यतः होती है। द इनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज ड्यू मोस्टली टू द डाइवर्सिटी ऑफ। तो प्रोटीन अणुओं की अत्यधिक विविधता सामान्यतया होती है अमीनो अम्लों पर उपस्थित अमीनो समूह के कारण, अमीनो अम्लों पर उपस्थित R समूह के कारण, प्रोटीन अणुओं में उपस्थित अमीनो अम्लों के क्रम के कारण, पेप्टाइड अबंधों के कारण। तो बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा कि इनकी जो विविधता होती है वो प्रोटीन अणुओं में उपस्थित अमीनो अम्ल के क्रम के कारण इनमें विविधता पाई जाती है। आप यहाँ पर थर्ड आंसर लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की आगे हम बात करते हैं। अल्फा कुंडलिनी व बीटा कल्लोतित आस्तर या बीटा प्लीटेड शीट सर्वसामान्य लक्षण है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट जो है वो प्रोटीन की कौन सी स्ट्रक्चर में आते हैं? प्रोटीनों की प्राथमिक संरचना के होते हैं ये उदाहरण, प्रोटीनों की द्वितीयक संरचना के उदाहरण है, तृतीयक के हैं या चतुष्क के हैं। तो बिल्कुल आप याद रख लेंगे, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट या बीटा कल्लोतित आस्तर प्रोटीनों की सेकेंडरी स्ट्रक्चर या द्वितीयक संरचना के एग्जाम्पल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की आगे हम बात करते हैं। मेम्ब्रेन इज हेल्ड टुगेदर प्राइमरीली बाय, एक झिल्ली बुनियादी रूप से जुड़ी अवस्था में रहती है। जल भीरु आकर्षण द्वारा, जल रागी आकर्षण द्वारा, सहसंयोजी अबंधों द्वारा, आयनी अबंधों द्वारा। तो बिल्कुल हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन के द्वारा, हाइड्रोफिलिक अट्रैक्शन के द्वारा, कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा या आयोनिक बॉन्ड के द्वारा। तो बिल्कुल आप झिल्ली की यहाँ पर बात करेंगे तो वहाँ पर हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन मिलेगा। आपका आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 8 की आगे हम बात करते हैं। द स्पेशल स्ट्रक्चर्स दैट कैरी मटेरियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन आर, विशिष्ट संरचनाएं जो पदार्थों को कोशिका झिल्ली के आर पार करवाती है वे क्या है? तो बिल्कुल जो करियर मॉलिक्यूल हो जाएंगे वो प्रोटीन के बने होंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 9 की आगे हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीडेटिव ऑर्गेनेल एंड इज नॉट ए पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। निम्न में से कौन सा ऑक्सीकारी अंगक है अंतर झिल्ली तंत्र का भाग नहीं है? तो बिल्कुल आपको ऑक्सीकारी अंग पूछा है और अंतर
झिल्ली तंत्र का भाग नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं लाइजोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया तो होते हैं, लेकिन जो पेरोक्सिसोम है वो इसका आंसर आपका हो जाएगा और आप आंसर लगा लेंगे। पेरोक्सिसोम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होता है और ऑक्सीडेटिव ऑर्गेनेल होता है। बिल्कुल आप कंफ्यूज नहीं होंगे, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में लाइजोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया आएंगे, पेरोक्सिसोम्स नहीं आएंगे। तो आपका आंसर यहाँ पर आप पेरोक्सिसोम लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की आगे हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संरचना एवं कार्य के अनुरूप सम्मिलित नहीं है? तो आपको युग्म छांटना है, गोल्जी का जटिल अणुओं का विघटन, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का उत्पादन, अंतर्प्रदेश का प्रोटीन संश्लेषण, हरित लवक प्रकाश संश्लेषण। तो तीनों आपको मिल गए, ये तीनों सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा गोल्जी का जटिल अणुओं का विघटन। ये युग्म जो है संरचना एवं कार्य के अनुरूप सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 के आगे हम बात करते हैं। 11 देखिए आप, द ट्रिप्टोफान बायोसिंथेटिक ऑपेरॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए। ट्रिप्टोफान जैव संश्लेषित ऑपेरॉन उदाहरण है। पॉजिटिवली कंट्रोल रिप्रेसिबल ऑपेरॉन का, नेगेटिवली कंट्रोल इंड्यूसिबल ऑपेरॉन का, पॉजिटिवली कंट्रोल इंड्यूसिबल ऑपेरॉन का, नेगेटिवली कंट्रोल रिप्रेसिबल ऑपेरॉन का। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे जो ट्रिप्टोफान है वो ऋणात्मक नियंत्रित दमनशील ऑपेरॉन का एग्जाम्पल है। डायरेक्ट आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं। ट्रांसपोजोन स्वयं को निर्विष्ट कर सकते हैं। ट्रांसपोजोन्स कैन इंसर्ट देमसेल्व्स इनटू। तो आप ऑप्शन पढ़िए। वस्तुतः किसी भी डीएनए के किसी भी भाग में, केवल स्टार्ट एवं स्टॉप सिग्नल में, केवल डीएनए अणुओं में जहां रिक्त सक्रिय स्थल सहित पूरक क्षार युग्म होते हैं, और केवल प्लाज्मिड अणुओं में। तो ट्रांसपोजोन जिनको हम जंपिंग जीन भी बोलते हैं, ये वस्तुतः किसी भी डीएनए के किसी भी भाग में निर्विष्ट कर सकते हैं। तो आपका आंसर यहां पर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 की आगे हम बात करते हैं। डीएनए प्रतिकृति में पश्चगामी तंतु पर उपस्थित ओकाजाकी खंडों के आरएनए प्राइमरों का बदलाव होता है। इन डीएनए रेप्लिकेशन द आरएनए प्राइमर्स ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड आर रिप्लेस्ड बाय द एंजाइम। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कौन से एंजाइम के द्वारा ये रिप्लेस्ड होता है? तो आप आंसर में देखिए, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा, थर्ड के द्वारा, प्राइमेज एंजाइम के द्वारा, डीएनए लाइगेज के द्वारा। तो ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम के द्वारा होता है और आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14 की आगे हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल विशिष्ट पुनर्योजन का उदाहरण नहीं है? प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस स्थल आधारित पुनर्योजन, निवेशन श्रृंखला आधारित पुनर्योजन, दीर्घ अंतस्थ पुनरावर्तन आधारित पुनर्योजन, समजात क्षेत्र आधारित पुनर्योजन। तो स्थल विशिष्ट पुनर्योजन का उदाहरण नहीं है, तो समजात क्षेत्र आधारित पुनर्योजन जो है, होमोलोगस रीजन डिपेंडेंट रिकॉम्बिनेशन, वो आपका साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल नहीं है। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, साइट स्पेसिफिक एग्जाम्पल में तीनों आते हैं, लेकिन चौथा होमोलोगस रीजन डिपेंडेंट रिकॉम्बिनेशन नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 15 की आगे हम बात करते हैं। डीएनए अणुओं में प्रकाश पुनः सक्रियण सुधारता है। जो प्रकाश पुनः सक्रियण है वो क्या सुधारता है? तो पायरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड, पायरिमिडिन डाइमर्स, प्यूरिन डाइमर्स। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पायरिमिडिन डाइमर्स। आपका आंसर आप लगा लेंगे, यूवी रेज के द्वारा ये बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की आगे हम बात करते हैं। यदि एक कोशिका को ऐसे रसायन से उपचारित किया जाता है जो न्यूक्लिक अम्ल संश्लेषण को अवरुद्ध कर देता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया के सर्वप्रथम प्रभावित होने की अधिक संभावना होगी? डीएनए प्रतिकृति की, टीआरएनए संश्लेषण की, एमआरएनए संश्लेषण की या प्रोटीन संश्लेषण की? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एमआरएनए संश्लेषण जो है वो सबसे पहले अवरुद्ध हो जाएगा। न्यूक्लिक अम्ल संश्लेषण को अवरुद्ध कर देता है, तो कौन सी प्रक्रिया सर्वप्रथम प्रभावित होगी? एमआरएनए संश्लेषण सबसे पहले प्रभावित होगा। आपका आंसर थर्ड यहाँ पर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं, मैं पढ़ता हूँ वन बाय वन। अनुलेखन सक्रियक प्रोटीन वे होते हैं जिनका संश्लेषण विशिष्ट संकेतों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होता है, जो अहेतुक उत्पन्न होते हैं, जो एनहेंसरों से जुड़ते हैं। नीचे दी गई कूटों की सहायता से सही उत्तर का आपको चयन करना है कि इन तीनों में से कौन सा जो है वो सही हो जाएगा। तो बिल्कुल आप देखेंगे, तो जिनका संश्लेषण विशिष्ट संकेतों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होता है, एक तो ये सही है, और एनहेंसरों से जुड़ते हैं, ए और सी। तो आप आंसर लगा लेंगे ए एंड सी। ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर्स आर प्रोटीन्स दैट, यानी अनुलेखन सक्रियक प्रोटीन वे होते हैं, आर सिंथेसाइज्ड ओनली इन रेस्पॉन्स टू स्पेसिफिक सिग्नल्स, बिल्कुल सही है, और अटैच टू इनहेंसर्स। ए और सी आप यहाँ पर आंसर लगा लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की आगे हम बात करते हैं।
परिपक्व या प्रक्रमित आरएनए में प्रकट होने वाला अनुक्रम है। द सीक्वेंसेस दैट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए आर। तो ये प्रश्न भी काफ़ी अच्छा है। जो प्रोसेस्ड आरएनए होता है उसमें कौन से सीक्वेंसेस जो है वो प्रकट होती है? इंट्रॉन, अनुलेखन इकाइयाँ, एक्सोन या वर्धक? तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा एक्सोन। आप एक्सोन यहाँ पर लगा लेंगे आंसर। परिपक्व या प्रक्रमित आरएनए में प्रकट होने वाले अनुक्रम एक्सोन कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के आगे हम बात करते हैं। मैच द टाइप ऑफ वायरस विथ इट्स जेनेटिक मटेरियल। तो ये प्रश्न भी काफ़ी अच्छा है, आपको मैच करना है। तो एडिनो वायरस की हम बात करें तो एडिनो वायरस में डबल स्ट्रैंडेड आपका हो जाएगा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। एडिनो वायरस में एडिनो वायरस की हम बात करें तो एडिनो वायरस में आपका हो जाएगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। पर्वो वायरस की हम बात करें तो इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलता है। और रियो वायरस की हम बात करें तो इसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलता है। और पैरामिक्सो वायरस की हम बात करें तो इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। यानी आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए में 1, बी में 3rd, सी में 2nd और डी में 4th। आपका 2 वाला आंसर हो जाएगा। आप 2 आंसर यहाँ पर लगा लेंगे। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, बिल्कुल आप हिंदी में भी इसे देख लीजिए। हाउ मेनी सब यूनिट्स फॉर्म जी प्रोटीन्स? जी प्रोटीन्स के अंदर कितनी उप इकाइयाँ पाई जाती है या जी प्रोटीन कितनी उप इकाइयों से बना हुआ होता है? तो डायरेक्ट प्रश्न है। तो जी प्रोटीन जो है वो 3 उप इकाइयों से मिलकर बना हुआ होता है। आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 21 के आगे हम बात करते हैं। व्हाट इज ट्रू अबाउट कैडरिन्स? कैडरिन्स के संदर्भ में क्या सत्य है? ये समान प्रकार के अणुओं की पहचान करते हैं एवं उनसे संयोजन करते हैं। ये कोशिकाओं का बहिर्कोशिकीय आधार से संयोजन करते हैं। ये एक्सोन का पेशी कोशिका से संयोजन करते हैं। ये कैल्शियम स्वतंत्र अणु है। तो बिल्कुल ये समान प्रकार के अणुओं की पहचान करते हैं और उनमें संयोजन करते हैं, यानी कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं कैडरिन्स। फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा दिस रिकॉग्नाइज एंड बाइंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम टाइप। क्वेश्चन नंबर 22 के आगे हम बात करते हैं। मैच द एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स मॉलिक्यूल्स विद द टाइप ऑफ हैवी चेन्स इन द प्रोटीन। तो बिल्कुल आप बहुत आसानी से इसे कर सकते हैं। जो ए है आपको पता चल ही रहा है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए अल्फा को डिनोट करेगा। इम्यूनोग्लोबिन डी जो है वो आपका डेल्टा को रिप्रेजेंट करेगा। ई जो है वो आपका एप्सिलॉन को रिप्रेजेंट करेगा। और जी जो है वो आपके गामा को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4th वाला। ए में 1, बी में 4th, सी में 5th और डी में 3rd। आप यहाँ पर आंसर लगा लेंगे बिल्कुल। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, इनके नाम से आपको पता चलेगा। ए फॉर अल्फा, डी फॉर डेल्टा, ई फॉर एप्सिलॉन एंड जी फॉर गामा। क्वेश्चन नंबर 23 के आगे हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास मैच द टाइप ऑफ वैक्सीन विद द डिजीजेज अगेंस्ट विच दीज आर यूज्ड। तो आपको वैक्सीन को मिलाना है जिन डिजीजेज के लिए कौन कौन से वैक्सीन जो है वो काम में लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए डेड ऑर्गेनिज्म एज वैक्सीन, ये किसके लिए काम में लिया जाता है? तो आप देखिए पोलियो, कोलेरा, रेबीज, बिल्कुल ए में आपका हो जाएगा 1, सही है। लिविंग ऑर्गेनिज्म एक वैक्सीन में लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज किसके लिए करेंगे? तो बिल्कुल मीजल्स, मम्प और टाइफाइड में करते हैं। बैक्टीरियल टॉक्सिन एज वैक्सीन, बिल्कुल टिटनस और डिप्थीरिया इसमें आ जाएगा। जेनेटिकली इंजीनियर्ड वायरस एज वैक्सीन हेपेटाइटिस बी। 1, 2, 3, 4 आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं। को बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब बिल्कुल यहाँ से और भी प्रश्न निकल सकते हैं। जैसे 4 ऑप्शन यहाँ पर 4 ABCD दिए हैं, चारों में से अलग अलग प्रश्न भी बनाए जा सकते हैं। तो आप आसानी से याद करेंगे। पोलियो, कोलेरा, रेबीज डेड ऑर्गेनिज्म से बने हुए वैक्सीन है। मीजल्स, मम्स, टाइफाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने हुए वैक्सीन है। टिटनस, डिप्थीरिया बैक्टीरियल टॉक्सिन से बने वैक्सीन है। और हेपेटाइटिस बी जेनेटिकली इंजीनियर्ड वायरस वैक्सीन है। तो बिल्कुल बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 3rd वाला। आप 3rd आंसर लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 के आगे हम बात करते हैं। 24 क्या कह रहा है देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन्स टू ऑन्कोजीन्स इज द रिजल्ट ऑफ, यानी प्रोटो अर्बुद जीन के अर्बुद जीन में रूपांतरण का कारण क्या है आपको बताना है। अर्बुद दमनक जीन TSG द्वारा कोशिका विभेदन का नियमन,
अर्बुद दमनक जीन TSG द्वारा प्रचुरोद्भवन का दमन, जीन द्वारा अभिव्यक्ति अथवा प्रवर्धन द्वारा अर्बुद प्रोटीन की अति उत्पन्नता, TSG द्वारा प्रतिसंतुलन। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ जीन और एम्प्लीफिकेशन टू प्रोड्यूस इंक्रीज्ड ऑन्कोप्रोटीन्स। इसकी वजह से प्रोटोऑन्कोजीन्स जो है वो ऑन्कोजीन्स में रूपांतरित हो जाते हैं, जीन द्वारा अभिव्यक्ति अथवा प्रवर्धन द्वारा अर्बुद प्रोटीन की अति उत्पन्नता। क्वेश्चन नंबर 25 के आगे हम बात करते हैं। जंतु कोशिकाओं में परिवर्धनीय प्रतिबद्धता प्रक्रिया का सही क्रम कौन सा हो जाएगा? तो आप सही क्रम बताइए। जंतु कोशिकाओं में परिवर्तनीय प्रतिबद्धता, सरल निर्धारीकरण, विभेदीकरण, विनिर्दिष्टीकरण, सरल विभेदीकरण, निर्धारीकरण, विनिर्दिष्टीकरण, सरल निर्धारीकरण, विनिर्दिष्टीकरण, विभेदीकरण, सरल विनिर्दिष्टीकरण, निर्धारीकरण और विभेदीकरण। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे नैव स्पेसिफिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड डिफरेंशिएशन, फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा। जंतु कोशिकाओं में परिवर्धनीय प्रतिबद्धता प्रक्रिया का सही क्रम फोर्थ वाला हो जाएगा आपका। आगे क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। बैक विथ वाइडरमैन सिंड्रोम संबंधित है। बैक विथ वाइडरमैन सिंड्रोम किससे संबंधित है? पेरेंटल इम्प्रिंटिंग से, ट्रांसजीन से, म्यूटेंट से या डिफरेंशिएशन से? तो आप डायरेक्ट आंसर लगाएंगे पैतृक अध्ययन से ये संबंधित होता है। पेरेंटल इम्प्रिंटिंग से ये संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है। शुक्राणु एवं स्तनीय अंडाणु के मध्य प्रारंभिक बंधता की मध्यस्थता निम्नलिखित में से कौन से प्रोटीन द्वारा होती है? तो बिल्कुल यहाँ पर ZP3 आप आंसर लगा लेंगे डायरेक्ट। जोना पेलुसिडा प्रोटीन 3 के द्वारा ये बंधुता की मध्यस्थता की जाती है। सिनेरब्डाइटिस एलिगेंस का भग पूर्ववर्ती कोशिकाओं के किस समूह से उत्पन्न होता है? तो ये सिनेरब्डाइटिस एलिगेंस से प्रश्न आया है और इसका भी आप आंसर लगा लेंगे। द वल्वा ऑफ सिनेरब्डाइटिस एलिगेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम विच सेट ऑफ द वल्वल प्रिकर्सर सेल्स? जो वल्वल प्रिकर्सर सेल्स हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी P5, P6 और P7। टू आंसर हो जाएगा यहाँ पर। प्रोग्राम्ड सेल डेथ अंडर जेनेटिक कंट्रोल इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे? तो प्रोग्राम सेल डेथ को जेनेटिक कंट्रोल में होती है एपोप्टोसिस कहा जाता है। डायरेक्ट आप आंसर लगा लेंगे। मूल गोप के गुरुत्व संवेदक जो मूल वृद्धि को मृदा में नीचे की ओर निर्देशित करते हैं, वर्णलवक, मंडलवक, एटियोप्लास्ट, हरित लवक। तो यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे एमाइलोप्लास्ट, मंडलवक। क्वेश्चन नंबर 31 के आगे हम बात करते हैं। एक हरितलवक के भीतर प्रोटॉन प्रवणता हेतु प्रोटॉन का स्रोत होता है। प्रोटॉन प्रवणता का स्रोत जो होगा वो हमेशा H2O होगा। आप यहाँ पर H2O आंसर लगा लेंगे, जल होता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको देखना है स्टेटमेंट को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश श्वसन में ऑक्सीजन रुबिस्को के एलोस्ट्रिक स्थल का अधिभोग करती है। प्रकाश श्वसन C2 चक्र भी कहलाता है। प्रकाश श्वसन के दौरान ATP का उत्पादन नहीं होता है। प्रकाश श्वसन C3 व C4 दोनों प्रकार के पादपों में होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन जो है वो सत्य है? तो आप देखेंगे तो जो सत्य कथन हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे, एक तो प्रकाश श्वसन को C2 चक्र भी कहते हैं, ये वाला हो जाएगा, और एक हो जाएगा प्रकाश श्वसन के दौरान ATP का उत्पादन नहीं होता है। B और C दोनों सत्य कथन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की आगे हम बात करते हैं। द फंक्शन ऑफ कोएंजाइम A इज टू, सह एंजाइम A का कार्य होता है पायरुविक अम्ल को समाव्यक्त करना, NAD+ को समाव्यक्त करना, एसिटिल समूह को क्रियाशील करना, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में मदद करना। तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा एसिटिल समूह को क्रियाशील करना। ऐसे पादप जो नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु के साथ सहकारिता संबंध रखते हैं वे जीवाणु से प्राप्त करते हैं अमोनिया, अमीनो अम्ल, नाइट्रेट या नाइट्राइट। तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा अमोनिया। ऐसे पादप जो नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु के साथ सहकारिता संबंध रखते हैं वे जीवाणु से क्या प्राप्त करते हैं? अमोनिया प्राप्त करते हैं। अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 35 के आगे हम बात करते हैं। जब एक पादप में जनन नहीं हो रहा होता है उस समय उस पादप में साइटोकाइनिन अधिकांशतः उत्पन्न होते हैं। तो कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? तो अधिकांशतः वो रूट्स में उत्पन्न होते हैं, मूलों में उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। शरीर के प्रतिरोधी कार्य को नियंत्रित किया जाता है गामा ग्लोबुलिन्स। डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हैं, एंटीबॉडीज बनाएगी। क्वेश्चन नंबर 37 है। प्राणियों में उपापचयी दर में वृद्धि हो जाती है यदि उसमें इंजेक्शन दिया जाए टेस्टोस्टेरोन का, थायरोक्सिन का, इंसुलिन का या एस्ट्रोजन का। तो बिल्कुल BMR को थायरोक्सिन नियंत्रित करता है तो थायरोक्सिन का इंजेक्शन दिया जाएगा यहाँ पर।
क्वेश्चन नंबर 38 की आगे हम बात करते हैं। किण्वक पेप्सिन भोजन पर क्रिया करता है, लगभग पीएच कितनी होती है उस समय? तो बिल्कुल पेप्सिन जो है वो एसिडिक पीएच पर कार्य करता है और उस समय लगभग 1.5 से 3 पर प्रोटीन्स को विखंडित करने के लिए ये काम करेगा। तो 1 आपका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 39 की हम बात करते हैं। स्त्रियों के हृदय में सबसे तेज चालन तंत्र कौन सा होता है? तो स्त्रियों के हृदय में सबसे तेज चालन तंत्र जो होता है पुरकिंजे फाइबर, साइनो एट्रियल नोड, मायोकार्डियल फाइबर, वेगस नर्व। तो बिल्कुल पुरकिंजे फाइबर आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास, मस्तिष्क में मस्तिष्क आवरण का अंदर से बाहर की ओर सही क्रम क्या है? तो बिल्कुल पायामेटर, एरिकनॉइड और ड्यूरामेटर। पीएडी से आप याद कर सकते हैं इसे, पायामेटर, एरिकनॉइड एंड ड्यूरामेटर, मृदुतानिका, लुत्ता झालाभ और दृढ़तानिका। क्वेश्चन नंबर 41 की आगे हम बात करते हैं। हेनले के लूप की आरोही फलक के मोटे खंड द्वारा पुनरावशोषण होता है, कौन सी विधि के द्वारा पुनरावशोषण होगा? फैसिलिटेड डिफ्यूजन के द्वारा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा, सिंपल डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस के द्वारा? तो बिल्कुल सक्रिय अभिगमन के द्वारा होता है। आपका आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 42 की आगे हम बात करते हैं। प्रतिबल के समय हार्मोन्स का कौन सा समूह मोचित होता है? विच सेट ऑफ हार्मोन्स आर रिलीज ड्यूरिंग स्ट्रेस? तो स्ट्रेस के दौरान डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, कोर्टिसोल आता है, नॉरएपिनेफ्रिन आता है और एड्रेनलिन आता है। आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 43 की हम बात करते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एवं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन सम्मिलित रूप से कहलाते हैं। तो बिल्कुल ये गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहलाते हैं, जनत प्रभावी हार्मोन कहे जाएंगे। डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं आप। एक परीक्षण क्रॉस विभेदन करता है। एक परीक्षण क्रॉस किन किन के बीच में विभेदन कर सकता है? तो एक समयुग्मजीव प्रभावी और एक विषमयुग्मजीव रूपों के मध्य। इसी के लिए हम टेस्ट क्रॉस करवाते हैं। 2 आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, एक समयुग्मजीव प्रभावी एवं विषमयुग्मजीव रूपों के मध्य। क्वेश्चन नंबर 45 की आगे हम बात करते हैं। एबी रक्त समूह वाले व्यक्ति में दिखने वाली जीन प्ररूपी अभिव्यक्ति कहलाती है। तो एबी जो ब्लड ग्रुप है वो कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल होता है, सहप्रभाविता। आंसर हो जाएगा आपका। प्लियोट्रोपी अकर्स व्हेन ए जीन हैज, प्लियोट्रोपिक जीन क्या प्रभाव दिखाती है? यानी एक ही जीन के द्वारा लक्षण प्रारूप पर अनेक प्रभाव होते हैं। अन्यत्र एक पूरक जीन एक विशेष पर मामूली प्रभाव उम्र पर आधारित। तो आपका चौथा आंसर हो जाएगा मैनी इफेक्ट्स ऑन द फिनोटाइप्स, प्लियोट्रोपिक जीन के द्वारा दिखाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 की हम बात करते हैं। अक्रमित चतुष्प प्ररूप के साथ पुनर्योग चित्रण के दौरान 2 चिन्हकों के मध्य पुनर्योजन की मात्रा का आकलन करने हेतु प्रयुक्त सूत्र है। इंग्लिश में हम इसे पढ़ते हैं। ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन मैपिंग विथ unordered tetrads, the formula used to estimate the amount of recombination between the markers, recombination frequency is। तो आपको फॉर्मूला यहाँ पर बताना है, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला यहाँ पर याद कर सकते हैं। इससे निकालने का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा 1 NPD प्लस हाफ कैपिटल TT टोटल नंबर्स ऑफ टेट्राड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 की हम बात करते हैं। उससे पहले जहां एनपीडी अपैतृक द्विप्ररूप है और कैपिटल टीटी चतुष्प्ररूप है। मक्का में जीव द्रव्य नरबंधिता निर्धारित होती है। तो मक्का में जीव द्रव्य नरबंधिता माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के द्वारा निर्धारित होती है। आपका आंसर हो जाएगा 3rd। क्वेश्चन नंबर 49 की आगे हम बात करते हैं। जीवाणुवीय डीएनए स्थानांतरण की निम्नलिखित प्रक्रियाओं में कौन सी प्राय क्षैतिज जीन स्थानांतरण कहलाती है? क्षैतिज जीन स्थानांतरण तो रूपांतरण संयुग्मन, संयुग्मन परिक्रमण, रूपांतरण परिक्रमण, रूपांतरण परिक्रमण संयुग्मन, तो तीनों। 4th आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। डाउन सिंड्रोम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो डाउन सिंड्रोम है वो किसका एग्जाम्पल है? तो ट्राइसोमी 21 इसे हम बोलते हैं, एन्यूप्लॉइडी का एग्जाम्पल है, असुगुणिता का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 की आगे हम बात करते हैं। निडेरिया के संगठन का स्तर है। निडेरिया की अगर हम बात करें तो निडेरिया मतलब सिलेंट्रेटा में टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। बिल्कुल 3rd आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 के आगे हम बात करते हैं। वर्गीकरण एम्फीबिया का उनके आवास पर आधारित है, सरीसृप का उनकी करोटी की प्रकृति पर आधारित है, पक्षियों का उनकी अस्थियों की प्रकृति पर आधारित है, स्त्रियों का उनकी जनन विधि पर आधारित है। कौन सा तथ्य समूह यहाँ पर सही है? तो हम देखते हैं सरीसृप का जो है उनकी करोटी की प्रकृति पर आधारित होता है, बिल्कुल सही है। और स्त्रियों का उनकी जनन विधि पर आधारित है, बिल्कुल सही है, बाकी के गलत है। तो यहाँ पर बी और डी आपका आंसर हो जाएगा 4th। क्वेश्चन नंबर 53 की आगे हम बात करते हैं।
मनुष्य में भोजन विषाक्तन उत्पन्न करने वाला सूक्ष्म जीव है। तो डायरेक्ट आप आंसर याद रखेंगे, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिकम भोजन विषाक्तता या फूड पॉइजनिंग का कारक बनता है। संघ ऑर्थोपोडा के लक्षण हैं जोड़ीदार उपांग, बाह्य कंकाल 3 जोड़ी जोड़ीदार उपांग, बाह्य खंडीकरण, बाह्य कंकाल 1 जोड़ी संघिकाएं, बाह्य खंडीकरण 1 जोड़ी प्रकृज। बिल्कुल जोड़ीदार उपांग और बाह्य कंकाल। क्वेश्चन नंबर 55 के आगे हम बात करते हैं। ग्रेल एक घूस, राजहंस, सूची, पुच्छ, तिदारी, शेलॉर्स, पिंटेल, कॉमन पोचार्ड और तितलिया मैना जो केवल केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान में देखे जाते हैं, ये परमानेंट रेजिडेंट होते हैं, समर माइग्रेंट्स होते हैं, विंटर माइग्रेंट्स होते हैं या ट्रांजिएंट माइग्रेंट्स होते हैं। तो बिल्कुल ये सब शीत प्रवासी पक्षियों के उदाहरण हैं। बिल्कुल आप यहाँ पर आंसर लगा लेंगे, शीत प्रवासी। निम्नलिखित में से कौन सी अन्योन्य क्रियाएं सह विकास को बढ़ावा नहीं देती है? को इवोल्यूशन को बढ़ावा नहीं देती है। तो अंतराजातीय प्रतिस्पर्धा देगी, बिल्कुल देती है। सहभोजिता नहीं देती है। तो कॉमन सेलिज्म आपका आंसर हो जाएगा, कॉमन सेलिज्म। 57 के आगे हम बात करते हैं। समष्टि का निकेत होता है, द नीचे ऑफ ए पॉपुलेशन इज द सेट ऑफ कंडीशंस एंड रिसोर्सेज इट यूजेस, प्लेस वेयर इट लाइव्स, ज्योग्राफिक एरिया इट कवर्स, सेट ऑफ इंटरेक्शन इट हैज विद अदर पॉपुलेशन। तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। समष्टि का निकेत जो होता है, परिस्थितियों व संसाधनों के समूह जो समष्टि द्वारा प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम निकेत कहते हैं। फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। एक समष्टि की चर घातांक की वृद्धि होती है जब केवल अलैंगिक जनन होता है, केवल लैंगिक जनन होता है, संघनन से परहेज नहीं होता है, एक नियत वहन क्षमता होती है। नो इनहिबिशन फ्रॉम क्राउडिंग, बिल्कुल नो इनहिबिशन फ्रॉम क्राउडिंग। आगे क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द इंटरेक्टिंग पॉपुलेशन आर, अधिकांश अन्योन्य समष्टियां होती है सहोपकारी, सहजीवी, सहविकसित, परजीवी। तो बिल्कुल इंटरेक्टिंग पॉपुलेशंस को इवॉल्व होती है। प्राथमिक अनुक्रमण द्वितीयक अनुक्रमण की अपेक्षा अधिक लंबा समय लेता है क्योंकि इसमें शामिल होता है मृदा का विकास, बीज बैंक का विकास, दूरस्थ सजीवों का उपनिवेशन, अधिक के चयनित सजीवों का उपनिवेशन। तो बिल्कुल मृदा का विकास होगा। फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ द सोइल। क्वेश्चन नंबर 61 की हम बात करते हैं। प्राकृतिक वर्ण में अवकल जनन की प्राप्ति होती है, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन इन नेचुरल सिलेक्शन इज अचीव्ड बाय। तो अब देखिए किसके द्वारा होगा, पर्यावरण के प्रति बढ़ी हुई अनुकूलता से, लैंगिक चयन के बेहतर अवसरों से, लैंगिक चयन के कमतर अवसरों से, उपयोगी आनुवंशिक विभिन्नता के कारण धनात्मक चयन दाब के विकास से। तो प्राकृतिक चरण में अवकल जनन की प्राप्ति किससे होगी? तो बिल्कुल यहाँ पे फर्स्ट से हो जाएगी, सेकंड से हो जाएगी, थर्ड से नहीं होगी और फोर्थ से हो जाएगी। तो एबीडी आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 62 की हम बात करते हैं। आधुनिक मानव होमोसेपियन का सबसे अभिनव अथवा समीपस्थम प्रत्यक्ष प्राग ऐतिहासिक पूर्वज संभवतः था। तो आधुनिक मानव का सबसे अभिनव प्राग प्री हिस्टोरिक एंसेस्टर जो है वो क्रो-मैग्नन मानव था। बिल्कुल क्रो-मैग्नन मानव आप लगा लेंगे। हार्डी वानबर्ग लॉ स्टेट दैट्स, अब हार्डी और वानबर्ग का नियम क्या बोलता है? एलिल जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज इन ए पॉपुलेशन रिमेन अनअल्टर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट इफ फैक्टर्स लाइक म्यूटेशन, सिलेक्शन, माइग्रेशन डोंट ऑपरेट। बिल्कुल ये पहला वाला आपका सही हो जाएगा। एक समष्टि में युग्म विकल्पित तथा जीन प्ररूप आवर्त एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपरिवर्तित रहती है यदि परिवर्तन, उत्परिवर्तन, वर्ण और प्रवजन जैसे कारक क्रियाशील नहीं हो। यही हार्डी और वाइनबर्ग का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 64 की बात करते हैं। भारतीय लंगूर के प्रभावी नर के लिए क्या सत्य है? छोटे लड़ाई झगड़ों में ज़्यादा सक्रिय रहता है, उसे मादाओं से संपर्क स्थापित करने में प्रमुखता प्राप्त होती है, खाद्य पदार्थ प्राप्त करने के लिए लड़ता है, अनुकूल स्थान पर प्राप्त करने के लिए लड़ता है। तो बिल्कुल उसे मादाओं से संपर्क स्थापित करने में प्रमुखता प्रदान होती है। एनालोगस स्ट्रक्चर्स आर ए रिजल्ट ऑफ, अनुरूप संरचनाएं जो बनती है वो किसके परिणाम स्वरूप बनती है? तो एनालोगस स्ट्रक्चर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जाम्पल है और होमोलोगस जो है वो डाइवर्जेंट के हो जाएंगे। एंटीसेंस आरएनए ब्लॉक जीन एक्सप्रेशन बाई, प्रत्यर्थ आरएनए जीन अभिव्यक्ति को किस प्रकार अवरुद्ध करता है? तो आपको बताना है जीन के एमआरएनए अणुओं से अनिलन द्वारा, एनिलिंग टू एमआरएनए मॉलिक्यूल्स ऑफ ए जीन, डिग्रेडिंग द एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसलेशन, ब्रेकिंग डाउन आरएनए मॉलिक्यूल, ब्लॉकिंग द ट्रांसफर ऑफ एमआरएनए। तो बिल्कुल एनिलिंग द्वारा, जीन के एमआरएनए अणुओं से एनिलिन द्वारा प्रत्यर्थ आरएनए जीन अभिव्यक्ति को अवरुद्ध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 की हम बात करते हैं। वह क्षेत्र जो पुनर्योगस डीएनए अनुक्रमण विधियों एवं बायो इन्फॉर्मेटिक्स का अनुप्रयोग जीनोम के कार्य एवं संरचना को अनुक्रमित, समुचित और विश्लेषित करता है कहलाता है। द डिसिप्लिन दैट एप्लाइज रिकॉम्बिनेंट डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड्स एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स टू सीक्वेंस, असेंबल एंड एनालाइज द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ जीनोम इज कॉल्ड जीनोमिक्स।
निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक जैव संसाधन है? आपको द्वितीयक जैव संसाधन बताना है। बांस, लुगदी उद्योग का अपशिष्ट जल, रसोईघर अपशिष्ट और खाद। तो बिल्कुल लुगदी उद्योग का अपशिष्ट जल सेकेंडरी बायो रिसोर्स हो जाएगा। प्राणी उत्तक संवर्धन में अधः स्तर जिस पर कोशिकाएं वृद्धि करती है, अधः स्तर आपको बताना है। पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथाइलिन अथवा टेफ्लॉन, पोटैटो डेक्सट्रोज अगर, मुर्शिगियम स्कूब मीडिया, न्यूट्रिएंट अगर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्राणी उत्तक संवर्धन में जो अधः स्तर होता है, सबस्ट्रेट ऑन विच सेल्स ग्रो ड्यूरिंग एनिमल टिश्यू कल्चर इज पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथाइलिन अथवा टेफ्लॉन। बिल्कुल फर्स्ट आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 की हम बात करते हैं। ट्रांसजेनिक प्राणियों के संबंध में क्या सही है आपको बताना है। इसमें समान जाति का विदेशज डीएनए होता है, बिल्कुल सही है। इसमें भिन्न जाति का विदेशज डीएनए होता है, ये भी सही हो सकता है। इसमें समान जाति का पात्रे छलायोजित किया डीएनए होता है, सही है। एक विदेशज डीएनए इसमें सूक्ष्म अंतक्षेपित किया जाता है, ये गलत है। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ABC। क्वेश्चन नंबर 71 की आगे हम बात करते हैं। दो चरों के मध्य सहसंबंध नियतांक का मूल्य स्थित होता है, वही -1 और +1 के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है। विच टेक्निक इज यूज टू डिटेक्ट पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए? डीएनए में पॉलीमॉर्फिज्म डिटेक्ट करने के लिए कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है? डिटेक्ट पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए, तो बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा आपका RFLP, PCR, RAPD, AFLP। फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। समस्थानिक अंकन में अवरक्त स्पेक्ट्रमिकी संसूचित करती है, क्या संसूचित करती है? समस्थानिक के संहति में अंतर, समस्थानिक की कंपनिक विधा में अंतर, विभिन्न गुण चुंबकीय अनुपातों युक्त परमाणु या रेडियो सक्रिय क्षय। तो डिफरेंस इन आइसोटॉप्स वाइब्रेशनल मोड, 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 की हम बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, आपको विचार करना है। पेच क्लैंप तकनीकी अंतःकोशिकीय अभिलेखन हेतु प्रयुक्त होती है। MRI स्कैल्प के समानांतर विद्युत सक्रियता का अभिलेखन होता है। PET नाभिकीय औषध प्रकार्यक चित्रण की तकनीकी है। नीचे दिए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका B एंड C नहीं, A। पेच क्लैंप तकनीकी अंतःकोशिकीय अभिलेखन हेतु प्रयुक्त होती है, बिल्कुल A सही है। और MRI स्कैल्प के समानांतर विद्युत सक्रियता का अभिलेखन होता है, नहीं, A और C। तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड, A एंड C। क्वेश्चन नंबर लास्ट, लिंकन पीटरसन विधि प्रयुक्त होती है। लिंकन पीटरसन विधि जंतु समष्टि के आमाप के विश्लेषण होते हैं, एनिमल पॉपुलेशन साइज के लिए, बिल्कुल। तो डिस्टेंस इस प्रकार 2013 के जो सेट के पेपर हुआ था उसमें 2 पेपर हुए थे। सेकंड में करा चुका हूँ, थर्ड अपन ने किया, उसमें 75 प्रश्न जो आज मैंने कराए हैं वो पूछे गए थे। आप इन्हें प्रैक्टिस करें और भी आप प्रैक्टिस करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।